इंदिरा गांधी के अंतिम 12 घंटे। दोस्तों, तारीख थी 30 अक्टूबर 1984। जगह थी दिल्ली में स्थित सफदरजंग रोड। इंदिरा गांधी एक उड़ीसा में चुनावी रैली खत्म करके घर आई थी। दिन भर की थकान के बाद रात के 12 बजे इंदिरा गांधी सो जाती है। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये आखिरी रात साबित होने वाली है। फिर तारीख आती है 31 अक्टूबर 1984। इस दिन उजाला भी हर रोज की तरह ही हुआ था। दिल्ली की सड़कों पर हल्की गुलाबी ठंड कुछ तो कह रही थी कि आज कुछ अजीब होने वाला है। सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी अपने आवास पर सोकर उठती है। फिर कुछ टाइम योग और एक्सरसाइज करने के बाद वह ठंडे पानी से स्नान कर लेती है। क्योंकि मौसम कैसा भी हो, इंदिरा गांधी अपने योगाचार के मुताबिक गीजर यूज नहीं करती थी। इसके बाद इंदिरा गांधी तैयार होती है क्योंकि उन्हें 9 बजे के करीब ब्रिटिश अभिनेता पीटर को अपना एक इंटरव्यू देना था। उसके बाद इंदिरा गांधी नाश्ता करती है। हमेशा की तरह एक अर्थ सिंह की ब्रेड, एक आधा बॉइल्ड अंडा, फल और दूध वाली कॉफी उन्होंने नाश्ते में लिया था। तभी इंदिरा गांधी के डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर आ जाते हैं। डॉक्टर माथुर 1966 में इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, उसी वक्त से लेकर समय समय पर उनकी हेल्थ चेकअप करने के लिए आते जाते रहते हैं। हालांकि इंदिरा गांधी को ऐसा कुछ नहीं था, वह शरीर में पूरी तरह से स्वस्थ रहती थी। कुछ देर तक डॉक्टर माथुर और इंदिरा गांधी के बीच इधर उधर की काफी बातचीत होती है। काफी समय बातचीत के बाद इंटरव्यू का वक्त हो चला था। इंदिरा गांधी इंटरव्यू के लिए एक सफदरजंग के घर से ही पार करना था। इंदिरा तेज चलती हुई आधे रास्ते ही पहुंची। इंदिरा गांधी के ठीक पीछे दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल मैडम के ऊपर छाता तान के चल रहे थे। उनके कुछ फीट पीछे इंदिरा गांधी के निजी सचिव राजेंद्र कुमार धवन चल रहे थे। उनके ठीक पीछे चपरासी और एक दारोगा। इंदिरा गांधी जैसे ही उस लकड़ी के गेट तक पहुंचती है कि सामने ही दारोगा बेअंत सिंह नमूदार खड़े थे। बेअंत सिंह पिछले 9 सालों से इंदिरा गांधी की सुरक्षा में लगे हुए थे। साथ ही वो कई बार उनके साथ विदेश भी गए थे। कुछ महीने पहले उन्हें इंदिरा गांधी की सुरक्षा से हटा दिया गया था, लेकिन बेअंत ने सीधे मैडम से अपील की। इसके बाद उनका ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। इंदिरा गांधी का कहना था कि मुझे अपने सिख सुरक्षा कर्मियों पर पूरा भरोसा है। भरोसे की यहाँ पर बातचीत खात होने लगा कि सरदार जी नमस्ते कहने वाले हैं, मगर इंदिरा गांधी ने बेअंत के नमस्कार की मुद्रा में आने से पहले ही हाथ जोड़ लिए। मगर उस दिन बेअंत के मन में कुछ और ही चल रहा था। बेअंत ने नमस्ते की जगह अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान दी। इंदिरा के पास शायद आधा या 1 सेकंड रहा होगा। वह चीखी, क्या कर रहे हो? मगर तब तक गोली की तेज आवाज आसमान को चीरती हुई इंदिरा गांधी के कानों तक पहुंच चुकी थी। बेअंत ने एक एक करके 5 गोलियां इंदिरा गांधी पर चला दी और फिर वे जमीन पर गिर पड़े। तभी गोलियों की आवाज सुनकर एक और सुरक्षा में तैनात सिपाही सतवंत सिंह उनकी तरफ लपका और अपनी स्टैन गन इंदिरा गांधी की तरफ तान दी। बंदूक पर उसके हाथ थर थर कांप रहे थे। मगर तभी बेअंत सिंह चीखा, ओए चला गोली। इसके बाद सतवंत ने अपनी पूरी पर चला दी। पास में खड़े अन्य सिपाही कुछ समझ पाते उससे पहले ही बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी का छीना छलनी छलनी कर दिया। गोलियों का ये मंजर देखकर के आर के धवन हक्के बक्के रह जाते हैं। और इस दिन इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहन रखी थी। इंदिरा गांधी को लगा ज्यादा बाहर तो जाना नहीं है, घर और दफ्तर के बीच जैकेट की क्या जरूरत है, और कैमरे के सामने जैकेट अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी सुरक्षा कर्मियों के बीच वह पूरी तरह से सुरक्षित है। कुछ ही देर पहले जो पल खुशियों का था वह अब गम की घड़ी में बदल चुका था। इंदिरा गांधी पर गोली चलाने के बाद बेअंत सिंह ने अपनी पिस्तौल को फेंक दिया और बोला, मुझे जो करना था मैंने कर दिया है। फिर बाहरी गार्ड में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने उसे दबोच लिया था, लेकिन बेअंत सिंह को भागने और हथियार छीनने की कोशिश, उसी धरपकड़ में उसे गोली लग गई और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती, फांसी दे दी गई। गोलियों की आवाज सुनकर सोनिया गांधी भी वहां पर आ गई थी। इंदिरा गांधी को तुरंत ही एक एम्बेसडर कार में आर के धवन और सोनिया गांधी एम्स ले गए। इंदिरा गांधी के बॉडी से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। 9:30 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन को गोली लग गई है। डॉक्टरों की टीम काफी मशक्कत के बाद इंदिरा गांधी के खून से लथपथ शरीर से काफी गोलियां निकालती है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर करीब 12 डॉक्टरों की टीम इंदिरा गांधी को बचाने में जुटी थी। गोलियों से इंदिरा गांधी का लीवर फट चुका था। छोटी आंत, बड़ी आंत और फेफड़ों में भी गोली लगी थी। एक गोली रीढ़ की हड्डी पर भी लगी थी। करीब 4 घंटे लंबी मशक्कत के बाद डॉक्टर इंदिरा गांधी के शरीर से ब्लीडिंग रोक पाए। इस दौरान उन्हें करीब 7 गोलियां उनके शरीर नेगेटिव था। ये ब्लड ग्रुप 100 व्यक्तियों में से किसी एक के पास होता है और नेगेटिव ब्लड ग्रुप कम था। लोगों से अपील की गई तो इतने लोग आ गए कि अस्पताल के गेट तक को बंद करना पड़ा था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए 88 बोतल खून को चढ़ाया गया, लेकिन इन गोली के जख्मों के आगे इतना खून भी कम पड़ गया था। एक एक पल कई घंटों लंबा लग रहा था। बंगाल में चुनावी दौरे पर गए बेटे राजीव गांधी को खबर दे दी गई। इंदिरा घर के बाहर कई बड़े बड़े कांग्रेस के नेता बैठे थे।
वे लोग भी डॉक्टरों के उस मुरझाए हुए चेहरे के इशारे को समझ गए कि अब इंदिरा गांधी को बचाना बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ एम्स के दूसरे कमरे में प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर अगला पीएम कौन होगा। तब तक राजीव गांधी भी कोलकाता से दिल्ली पहुंच गए। लंबी बातचीत के बाद तय किया गया कि राजीव गांधी को अगला पीएम बना दिया जाए। एम्स के बाहर हजारों लोग इकट्ठे हो गए। मिनट पर इंदिरा गांधी की आधिकारिक मौत की घोषणा कर दी गई। इसके बाद मानो पूरे देश में शोक की लहर छा गई। चारों तरफ लोग आक्रोश से भर गए थे। पूरे देश में इंदिरा गांधी की अचानक मौत से सन्नाटा छा गया था। दूसरे दिन अखबारों की हेडिंग के पन्ने इसी खबर से भरे हुए थे। और जैसे ही उस दिन लोगों को यह खबर लगती है कि इंदिरा गांधी को सिख सुरक्षा गार्ड ने मारा है, उसके बाद सिखों को बाहर निकालकर पीटा जाने लगा। माहौल काफी खराब हो चुका था। दिल्ली उन दंगों की आग की लपटों से जल रही थी। इसमें कई निर्दोष लोगों को बेफालतू मार दिया गया। इसके बाद देश की कमान राजीव गांधी अपने